हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। इसका नाम है राष्ट्रीय आय एवं समृद्ध समाहार, जिसे हम शॉर्ट में राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। अब देखते हैं पहले इम्पोर्टेंट बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जो स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, उपभोक्ता वस्तुएं। वे अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती हैं। जैसे मान ली ब्रेड, चीनी, चाय पत्ती जो भी होगी वो क्या है, उपभोक्ता द्वारा खरीदी जा रही। जो भी वस्तु उपभोक्ता द्वारा खरीदी जा रही है वो कौन सी वस्तु होगी? उपभोक्ता वस्तु होगी। क्योंकि उपभोक्ता क्या है, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं को खरीदता है। अब देखते हैं पूंजीगत वस्तुएं। ये ऐसी अंतिम वस्तुएं हैं जो उत्पादन में सहायता करती हैं और आय के लिए उपयोग की जाती हैं। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी वस्तु होती हैं? जो आय सृजन के लिए की जाती हैं, आय बढ़ाने के लिए की जाती हैं। जैसे कि एक हलवाई द्वारा एक ब्रेड का पैकेट खरीदा जाता है। वो क्या है, उस ब्रेड के पैकेट से क्या है, ब्रेड पकौड़ा बनाता है, ब्रेड पकौड़ा बनाता है। तो क्या उसके क्या है, बेचने से क्या उसे आय प्राप्त होती है। जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो क्या हमें आय बढ़ाने के लिए, आय के लिए की जाती हैं। अब देखते हैं अंतिम वस्तुएं। वे वस्तुएं जो उपभोग व निवेश के लिए नहीं होती। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो उपभोग के लिए नहीं होती और निवेश के लिए भी नहीं होती। उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई सभी वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती है। जो भी वस्तु उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है वो कौन सी वस्तु होती है? अंतिम वस्तु होती है, कि उसके बाद कोई भी उसका नहीं बेचा जाएगा, ना ही उससे कुछ भी बनाया जाएगा। सीधा क्या करा जाएगा, उसका उपभोग कर लिया जाएगा। इसलिए क्या है, उपभोक्ता द्वारा जो भी वस्तु खरीदी जाएगी वो कौन सी होगी? अंतिम वस्तु होगी। उस वस्तु से आगे कुछ भी नहीं बनाया जाएगा, वो सीधे खाने के लिए या अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब देखते हैं निवेश। एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाती है। क्या एक निश्चित समय बिंदु पर पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं? हम निवेश कहते हैं। अब देखते हैं स्टॉक और प्रवाह में अंतर। यह आपका 2 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा भी पूछा जाता है। स्टॉक या प्रवाह में अंतर बताइए। तो देखते हैं स्टॉक और प्रवाह में अंतर। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। स्टॉक कैसी एक क्या है? स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो क्या हम निश्चित समय बिंदु पर क्या हम इसे माप सकते हैं या नाप सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति, इसे क्या हम निश्चित समय बिंदु पर नाप या माप सकते हैं। अब देखते हैं प्रवाह। प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जो समय बिंदु पर मापी जाती है, समय बिंदु पर मापी जा सकती है। जैसे राष्ट्रीय आय और निवेश, इसे क्या हम निश्चित समय बिंदु पर माप सकते हैं और इसे क्या है, समय बिंदु पर माप सकते हैं। अब क्या देखते हैं, आर्थिक सीमा क्षेत्र। जो हमारी सीमा के अंदर कौन कौन से आर्थिक क्षेत्र आते हैं। पहले देखते हैं राजनीतिक, समुद्रिक व हवाई सीमा। ये क्या हमारी आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंदर आते हैं। विदेशों में स्थित दूतावास, जिसे हम एम्बेसी भी कहते हैं, जो हमारे दूतावास होते हैं विदेशों में, उसे हम क्या एम्बेसी भी कहते हैं और दूतावास भी कहते हैं। वो क्या हमारे आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंदर आते हैं। वाणिज्यिक दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान, राजनीतिक भवन, यदि क्या है हमारे राजनीतिक सीमा के अंदर, आर्थिक सीमा के अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट, जहाज तथा वायुयान जो 2 देशों के बीच चला जाते हैं वो क्या है, वो भी क्या हमारे आर्थिक सीमा के क्षेत्र, आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। और चौथा पॉइंट, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व गैस निकालने वाले यान, ये भी क्या है
हमारी आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंदर आते हैं, जिसे हम राजनीतिक सीमा क्षेत्र भी कहते हैं। ये आपके पॉइंट किस में यूज होंगे? जब आप राष्ट्रीय आय निकालोगे ना, तब आपको ये पॉइंट यूज में होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे देश की सीमा के अंदर आती है। अब देखते हैं सामान्य निवासी। किसी देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति अथवा संस्था को माना जाता है जो 1 वर्ष से रहता है। किसी देश के सामान्य निवासी हम किसको मान सकते हैं? चाहे वो सामान्य निवासी हो, चाहे कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी हो। किसे कहेंगे? जो हमारे देश में 1 वर्ष से अधिक रहती है, 1 वर्ष से अधिक उसे हो गया है, उसे कोई हम सामान्य व्यक्ति कहेंगे या सामान्य संस्था कहेंगे, जो कि 1 वर्ष से ज़्यादा देश में रह चुकी है। नागरिकता नहीं मिली उसे, खाली देश के सामान्य निवासी में उसे माना जाएगा, ना कि वो नागरिक है। नागरिक तो हमारा 5 साल बाद बनेगा। 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो क्या वो हमारे देश का सामान्य निवासी हो जाएगा। अब क्या है 1 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि आपके पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। स्टॉक 4 से क्या है? यहाँ पे क्या है, स्टॉक 4 क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टॉक 4, और फिर हुआ आपसे पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है। स्टॉक चारों से अभिप्राय उन चारों से होता है जिन्हें एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। क्या है? जिसे हम निश्चित समय बिंदु पर क्या है, माप या नाप सकते हैं। उपभोग वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। उपभोग वस्तु कौन सी होती हैं? उनको हमें क्या है, परिभाषित करना है। उपभोग वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उपभोक्ता वस्तु कौन सी हैं? जो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, उपभोक्ता को संतुष्ट करती हैं। जैसे कि उपभोक्ता द्वारा कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, खाने या पीने या कुछ काम, जरूरी काम के लिए, तो क्या वो प्रत्यक्ष रूप से क्या उस वस्तु से संतुष्ट हो जाता है, इसलिए क्या है वो उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। मिश्रित आय किसे कहते हैं? मिश्रित आय से अभिप्राय स्वलेखा श्रमिकों और अनिगणित उद्योगों द्वारा सर्जित आय से होता है। 5वां क्वेश्चन, निर्यात को घरेलू आय में क्यों जोड़ा जाता है? जो निर्यात है, जो हमारे देश में उत्पादित वस्तु होते हैं, जो हम अन्य देशों में निर्यात करते हैं, उसको हम घरेलू सीमा क्या है, घरेलू आय में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वो हमारे देश के अंदर बनाई जा रही है। निर्यात को देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित किया जाता है, इसलिए यह घरेलू आय में जोड़ा जाता है। निर्यात क्या है, हम अन्य देशों में निर्यात करते हैं अपनी वस्तुओं का, उसी को हम निर्यात कहते हैं, और इसलिए घरेलू सीमा के अंदर उसे जोड़ा जाता है। पूंजी निर्माण को परिभाषित कीजिए। क्या है? ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन और हमेशा ही पेपर में पूछे जाते हैं। पूंजी निर्माण से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था के पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि से होता है। ये क्या आपके 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछ लिया जा सकता है। सरकार बाल टीकाकरण कार्यक्रम पर व्यय करती है, इसके घरेलू उत्पादन और कल्याण पर प्रभाव समझाइए। जो सरकार क्या है, जो बाल टीकाकरण होता है, शिशु टीकाकरण होता है, जो पोलियो का टीकाकरण लगाया जाता है बच्चों को, उस पर इतना पैसा खर्च क्यों करती है सरकार, उसका ये क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है। सरकार द्वारा बाल टीकाकरण कार्यक्रम पर व्यय से जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन, जिसका जीडीपी की क्या फुल फॉर्म है, में वृद्धि होगी, क्योंकि यह सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। यह लोगों के कल्याण को भी बढ़ाता है, क्योंकि इस कार्यक्रम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जिससे लोगों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। सरकार बाल टीकाकरण पर क्यों इतना खर्च करती है? क्योंकि लोगों की आय बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी और वो क्या स्वस्थ रहेंगे, तो क्या है भारत की जीडीपी में अपना योगदान दे पाएंगे, ताकि भारत की जीडीपी भी बढ़ सके। और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा कार्यक्रम भी
कार्यक्रम भी कर सकेंगे। इसलिए क्या सरकार इतना व्यय करती है बाल टीकाकरण पर।